आप सभी का एक बार फिर से विजन की मंथली मैगजीन के मॉड्यूल्स में स्वागत है। आज जिस मंथली मैगजीन के साथ हम डील करेंगे वो है सितंबर महीने की मंथली मैगजीन। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जाने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो रहेगा क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022 को हम जानेंगे। उसके बाद में हम प्रिजन रिफॉर्म्स जो चल रहे हैं उसकी बात करेंगे। फिर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। फाइनली अभी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स के अंदर, उसके बारे में बात कर लेंगे हम। फिर न्यूज इन शॉर्ट में हम सोशल डेमोक्रेसी, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग्स को, एंड फाइनली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बात कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक जो आप देख पा रहे हो ये है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। तो क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। न्यूज में क्यों है ये भी जानते हैं हम। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाइड किया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स को। तो एक्चुअली में एक्ट पहले ही आ चुका है। और एक्ट क्या है ये, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो जो मार्च में पास हो गया था, इसके रिगार्डिंग रूल्स अब लाए गए हैं। और ये रूल्स जो लाए गए हैं उनको हम जानेंगे, इनकी स्पेसिफिकेशंस, इनकी फीचर्स, इनमें क्या लैक्यूना है, क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, क्या कंसर्न्स हैं, और सब चीज़ों को हम अच्छे से देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं हम कि क्या है ये जो आइडेंटिफिकेशन रूल्स हैं वो क्यों आए हैं। तो ले डाउन किया गया है कुछ प्रोसीजर, किस चीज़ के लिए, मेजरमेंट्स लेने के लिए। कन्विक्ट्स का जो मेजरमेंट रहेगा और जो दूसरे लोगों का मेजरमेंट रहेगा, किस पर्पज़ के लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स, उसके लिए ले डाउन किया गया है कुछ मतलब प्रोसीजर को, रूल्स को। तो ये रूल्स उसके रिगार्डिंग है। अब हम देख लेते हैं कि फीचर्स क्या है इस रूल्स के अंदर। तो फीचर्स में बताया गया है टेकिंग मेजरमेंट्स। तो इसमें रूल्स में स्पेसिफाई किया गया है कि भाई कौन इंसान होगा जिसका कि मेजरमेंट लिया जाएगा, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उन सब चीज़ों को यहाँ पे निटिगिटी में मेंशन किया गया है। बाद में ऑथराइज पर्सन कौन होगा जो मेजरमेंट लेगा, हम आगे जाके देख भी लेंगे कि किन मेजरमेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस चीज़ को भी हम आगे जाके देख लेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना है कि कौन ऑथराइज पर्सन होगा जो कि मेजरमेंट लेगा कन्विक्ट्स के, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात की गई है रूल्स के अंदर काफ़ी निटिगिटी में, कि रूल्स स्पेसिफाइड दैट द ऑथराइज यूजर और एनी पर्सन स्किल्ड इन टेकिंग द मेजरमेंट्स और ए रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है वो जो है यहाँ पे ऑथराइज होगा, या फिर ऐसा कोई और इंसान बिहाफ ऑफ में टेक सच मेजरमेंट्स। तो ये सारी बात यहाँ पे भी बोली गई है, रूल्स में स्पेसिफाई किया गया है इस चीज़ को। आगे बताया गया है रूल्स मेकिंग पावर टू एनसीआरबी। तो एनसीआरबी को काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पर दे दिया गया है रूल्स बनाने के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि एनसीआरबी अंडर एमएचए विल डायरेक्ट स्टेट्स टू हाउ टू कलेक्ट एंड स्टोर द इन्फॉर्मेशन। तो स्टेट्स को अब डायरेक्ट करेगा एनसीआरबी एमएचए के अंदर, है ना, अंडर एमएचए एनसीआरबी जो आ रहा है वो डायरेक्ट करेगा स्टेट्स को कि किस तरह से आपको स्टोर करना है, कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन को। जो भी मेजरमेंट्स वगैरह आप ले रहे हो, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को काफ़ी अपर हैंड पे यहाँ पे ला के रख दिया गया है। ठीक है। पनिशमेंट की जहाँ तक बात आएगी, तो एनी एक्ट ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग ऑफ डाटा कलेक्टेड अंडर द एक्ट। तो यदि मान लो अनऑथराइज एक्सेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, शेयरिंग ऑफ डाटा कर दिया जाता है, जो कि कलेक्ट किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर, वो पनिशेबल होगा। और एज पर द प्रोविजंस ऑफ, किसके प्रोविजंस के अंदर इसको पनिशेबल रखा गया है, इंडियन पिनल कोड 1860 1860 का इंडियन पिनल कोड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर इसको पनिशेबल बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कि कंसर्न्स क्या आ रहे हैं नोटिफाइड रूल्स के रिगार्डिंग। ये रूल्स तो नोटिफाइड कर दिए गए हैं। जब इनके रिगार्डिंग कंसर्न्स की हम बात करते हैं तो बताया गया है कि रूल्स जो है रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं द ग्राउंड अंडर विच द पर्सन्स डाटा में बी कलेक्टेड। तो थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ा सा एक्चुअली में क्या है कि वो ग्राउंड्स जो हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है जिन ग्राउंड्स के अंदर डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे पहला कंसर्न है जो बता दिया गया है। रूल्स डू नॉट डिफाइन हु इज ए पर्सन स्किल्ड इन टेकिंग मेजरमेंट। तो स्पेसिफिकली बिल्कुल एकदम निट्टी गिट्टी में तो स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया है कि कौन सा इंसान होगा, वो स्किल्ड इंसान कौन होगा जो कि ऑथराइज होगा एक तरह से इसके लिए मेजरमेंट्स को लेने के लिए। वाइल एक्सपेंडिंग द लिस्ट ऑफ द पर्सन्स हु मे टेक द मेजरमेंट्स। तो एक्सपेंड जब किया जा रहा है लिस्ट को कि जो इंसान मेजरमेंट ले सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल निटी गिटी में इस स्पष्ट तौर पे नहीं बताया गया है कि वो इंसान होगा कौन, है ना, और उसका स्किल का सेट कैसा होना चाहिए, उसको बिल्कुल कॉडिफाइड अच्छे से नहीं किया गया है। आगे बताया गया है कि जो एनसीआरबी है उनका जो रूल मेकिंग का पावर है वो एक तरह से एक्सेसिव डेलीगेशन उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो एक्सेसिव पावर आ गया एक तरह से, और ये कुल मिला के किस चीज़ को ब्रेक कर सकता है, वॉयलेट कर सकता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ रोल्स बिटवीन द एंटिटी दैट इशूज गाइडलाइंस एंड एंटिटी दैट हैज़ टू फॉलो सच गाइडलाइंस। तो जो लोग गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और जो गाइडलाइंस को इशू कर रहे हैं, उनके दोनों के जो बीच में जो एक सेपरेशन होना चाहिए वो काफ़ी हद तक वायलेट होता हुआ नजर आ रहा है, और एनसीआरबी को एक्सेसिव डेलीगेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, सो ये भी एक इशू है बड़ा वाला यहाँ पे जो कंसर्न है वो।
तो रिकॉर्ड्स टू बी डिस्ट्रॉयड ऑन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे बात बताई गई कि रिक्वेस्ट की जाएगी तब जाके रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होंगे। टू डिस्ट्रॉय एनी रिकॉर्ड रिक्वेस्ट हैज़ टू बी मेड टू ए नोडल ऑफिसर वाइल द एक्ट एम्पावर्स एनसीआरबी फॉर सुओमोटो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। तो सुओमोटो पावर भी दे रहा है एनसीआरबी को कि भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड वो कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे भी प्रॉब्लम है। द रूल्स पुट ऑनस ऑन द इंडिविजुअल टू रिक्वेस्ट फॉर सच डिस्ट्रक्शन, तो ऑनस जो होगा वो इंडिविजुअल के ऊपर होगा कि वो रिक्वेस्ट करेगा तब जाके इस तरह के डिस्ट्रक्शंस होंगे रिकॉर्ड्स के। तो ये सारी जो है वेगनेस है एक तरीके से। तो ये सभी कंसर्न्स है विद द नोटिफाइड रूल्स। नोटिफाइड रूल्स के साथ जो कंसर्न्स है उनके अंदर ये सभी चीज़ें आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कंसर्न है, रेस्ट्रिक्टिंग द ग्राउंड, जिसके ऊपर के डाटा को कलेक्ट करना है। उसके अलावा एनसीआरबी को जो एक्सेसिव डेलीगेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। ऑनस जो है इंडिविजुअल के ऊपर है, डिस्ट्रॉय करने के लिए रिक्वेस्ट डालने के लिए का जो ऑनस है उसके ऊपर रखा गया है। तो ये काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं। और स्किल्ड जो मैन होगा जो मेजरमेंट लेगा उसके बारे में निटी में बहुत कुछ नहीं बताया गया है कि क्या मतलब कौन ऐसा कर पाएगा, उसको ज़्यादा अच्छे से कॉडिफाइड स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है उसको। तो ये सभी कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग जो रूल्स आए हैं उसके बारे में। अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। जो सीपीए आया, सीपीए क्या था, ये एक्ट आया जो मार्च के अंदर पास हुआ है, और एक्ट का नाम क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। तो नीड फॉर सीपीए 2022, क्यों जरूरत रही 2022 के अंदर सीपीए को लेके आने की, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्यों रिक्वायरमेंट रही। टू मेक प्रोविजन फॉर मॉडर्न टेक्निक्स जो होती हैं टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट बॉडी मेजरमेंट्स इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिटेड मेजरमेंट्स। तो अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको एक तरह से इनेबल कर दिया जाए कि वो भी जो है मेजरमेंट्स वगैरह ले पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस वजह से भी सीपीए को लाना रिक्वायर्ड था। उसके अलावा क्या था, टू मेक द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम मोर इफिशिएंट एंड एक्सपीडियस, तो क्राइम की जो इन्वेस्टिगेशन वो तेज से हो, कन्विक्शन रेट बढ़े, क्राइम जो है मोर इफिशिएंटली कम टाइम में चीज़ें हो जाए, इस वजह से भी इसको लाना पड़ा है फाइनली। और रिकमेंडेशंस किस किस ने दी थी, क्या रिकमेंडेशंस थी, प्रीवियस रिकमेंडेशंस की हम बात करते हैं सीपीए को लाने के रिगार्डिंग। तो एक तो आपको मलिमत कमेटी के बारे में, मलिमत कमेटी के बारे में अच्छे से याद रखना है। 2003 के अंदर मलिमत कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी अमेंड करने की 1920 का जो एक्ट था उसको। और 1920 का एक्ट क्या है, तो 1920 का एक्ट आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। 1920 का जो एक्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है। तो इसको अमेंड करने के लिए 2002 के अंदर मलिमत कमेटी ने भी बोला था, और बताया गया था उस टाइम पे, उन्होंने बोला था कि आप कुछ क्या कीजिए कि एम्पावर कीजिए मजिस्ट्रेट को टू ऑथराइज द कलेक्शन ऑफ द डाटा सच एज ब्लड सैंपल्स ऑफ डीएनए, हेयर, सलाइवा एंड सीमन वगैरह के डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो ऑथराइजेशन देना है वो उसके लिए मजिस्ट्रेट को आप एम्पावर कीजिए। ये मलिमत कमेटी ने बोला था 2003 के अंदर। 1980 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया नोटेड द नीड टू रिवाइज द 1920 एक्ट टू ब्रिंग इट लाइन विद मॉडर्न ट्रेंड्स। तो 1920 के अंदर 1920 का जो एक्ट है उसके लिए लॉ कमीशन ने भी 1980 में बोला था कि इसको मॉडर्न लाइन के ऊपर लेके आने के लिए आप अमेंडमेंट वगैरह कीजिए। तो ये सारी बातें, ये रिकमेंडेशंस रही हैं। अब हम देख लेते हैं अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 क्या रहा है उसकी यदि हम बात करें तो इस एक्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिपील कर दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और 2022 का जो एक्ट है वो अब मॉडर्न एक्ट है तो एक्सपेंड तो करेगा इस स्कोप को। तो यहाँ पे यही बताया गया है 2022 एक्ट एक्सपेंड द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द मेजरमेंट्स, और काफ़ी हद तक इसके एम्बिट को, स्कोप को बढ़ा दिया गया है, विच कैन बी टेकन अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। इट विल हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन इन्वॉल्व इन एनी क्राइम, ठीक है, एंड विल असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज है उनको असिस्ट करेगा क्रिमिनल जो केस है उनको सॉल्व करने के अंदर। अब थोड़े की प्रोविजंस ऑफ 2022 एक्ट देख लेते हैं। अब तक तो हम रूल्स की बात कर रहे थे, फिर थोड़ा बहुत हमने एक्ट को जाना। अब हम जो की प्रोविजंस है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, जिस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट का नाम आपको याद रखना है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट सीपीए 2022। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो की प्रोविजंस क्या है इसकी बात यदि हम करें तो ये क्या करता है, एक्सपेंड द एम्बिट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। तो ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है एम्बिट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। और वो कौन से प्रोविजंस है जिसको ये एक्सपेंड कर रहा है, जिनके एम्बिट को ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जो मेजरमेंट्स लिया जाना है, द एक्ट एक्सपेंड द टाइप ऑफ द डाटा कॉल्ड एज मेजरमेंट्स। तो उसको भी इसने एक्सपेंड कर दिया है, उसका होराइजन भी इसने ब्रॉड कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है, जो डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। फिर पर्सन फ्रॉम हुम सच डाटा में बी कलेक्टेड, उसको भी इन्होंने थोड़ा एम्बिट को बढ़ाया है। एंड द अथॉरिटी दैट में अथोराइज सच कलेक्शन एंड द रूल्स मेकिंग पावर, तो उन सभी चीज़ों को इन्होंने होराइजन को ब्रॉड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। तो काफ़ी सारे जो प्रोविजंस थे पहले वो नैरो थे, अभी वो ब्रॉड कर दिए गए हैं। रिटेंशन ऑफ डिटेल्स के रिगार्डिंग क्या बात बोली गई है, इसके हम पर्टिकुलर जो प्रोविजंस है वो देख रहे हैं पर्टिकुलर एक्ट के, ठीक है। सीपीए जो एक्ट है उसके पर्टिकुलर जो प्रोविजंस है उनकी हम बात कर रहे हैं।
कि यहाँ पे रिटेंशन ऑफ डिटेल्स की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो डिटेल रहेगी वो 75 ईयर्स तक रहेगी, है ना। तो ये काफ़ी लंबा टाइम है, पूरा लाइफ टाइम हो गया एक तरीके से, है ना। और द रिकॉर्ड में बी डिस्ट्रॉय इन केस ऑफ पर्सन हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड हु आर रिलीज विदाउट ट्रायल, डिस्चार्ज और एक्विटेड बाई द कोर्ट। तो ये सभी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। रेजिस्टेंस टू गिविंग डिटेल्स, यदि कोई इंसान रजिस्टेंस दिखाता है डिटेल देने के लिए, रजिस्टेंस, और यदि रिफ्यूजल किया जाता है डिटेल देने के रिगार्डिंग, तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 1860 के इंडियन पिनल कोड के तहत उसको एक तरह से क्या माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ये एक तरह से ऑफेंस माना जाएगा एक्चुअली में, कंसिडर एन ऑफेंस अंडर, ऑफेंस है नॉट क्रिमिनल ऑफेंस, ये ऑफेंस माना जाएगा। अब देखते हैं रोल ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रोल क्या रहने वाला है। तो एक्ट ने काफ़ी ज़्यादा एम्पावर कर दिया है और जो उनका पावर है उसको ब्रॉड कर दिया है, अथॉरिटी को ब्रॉड कर दिया एनसीआरबी की। तो एक्ट एम्पावर्स द एनसीआरबी टू कलेक्ट द डिटेल्स अबाउट द पर्सन्स कवर्ड अंडर द एक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एनसीआरबी मांग सकती है, यूटीज से एंड और अदर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे रिपोर्ट, उनसे डिटेल्स मांगी जा सकती है एनसीआरबी के द्वारा। अदर फंक्शंस ऑफ एनसीआरबी अंडर द बिल, और क्या क्या फंक्शंस एनसीआरबी को दिए गए हैं और क्या क्या फंक्शंस एनसीआरबी के पास हैं इस बिल के अंदर जो कि एक्ट बन गया है। तो वो क्या है, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और डिसमिनेटिंग, ठीक है, डिसमिनेटिंग, स्टोरिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, डिसमिनेटिंग हो गया एंड डिस्ट्रॉइंग दो डिटेल्स। तो ये भी सारे जो प्रोविजंस हैं वो एनसीआरबी को प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सभी क्या थे, प्रोविजंस ऑफ द 2022 का जो एक्ट आया है सीपीए, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस थे। अब हम देख लेते हैं कि 2022 के अंदर जो सीपीए एक्ट है और 1920 का जो एक्ट था, दोनों के अंदर वेरियस पैरामीटर्स के ऊपर हम दोनों में देख लेते हैं कि क्या अंतर है और क्या स्कोप बढ़ा है एक तरह से 2022 के अंदर, क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे एक तरफ पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिन पैरामीटर्स के अंदर हम देखेंगे कि 1920 के एक्ट और फिर 2022 का जो एक्ट आया है सीपीए, उसमें अंतर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पैरामीटर है जिसके ऊपर हम इन दोनों में परिवर्तन या अंतर को देख रहे हैं वो है डाटा परमिटेड टू बी कलेक्टेड। तो 1920 के एक्ट के अंदर क्या था, फिंगरप्रिंट्स आप ले सकते हो, फुटप्रिंट इंप्रेशंस ले सकते हो, फोटोग्राफ्स ले सकते हो। वहीं पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है, लाइक बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जा सकते हैं एंड देयर एनालिसिस किया जा सकता है, आइरिस एंड रेटिना स्कैन किया जा सकता है, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग वगैरह के भी स्पेसिमेंस लिए जा सकते हैं और एग्जामिनेशंस किया जा सकता है अंडर सेक्शन 53 एंड 53A ऑफ सीआरपीसी, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ब्लड हो गया, सीमन हो गया, हेयर सैंपल्स हो गया, स्वैप्स हो गया एंड एनालिसिस सच एज डीएनए प्रोफाइलिंग। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप को बढ़ा दिया गया है, काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर जो था वो डाटा परमिटेड टू बी कलेक्टेड, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप को बढ़ा दिया है, होराइजन को बढ़ा दिया है, ये हम देख पा रहे हैं। जहाँ पे कि पहले केवल फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, इंप्रेशंस एंड फोटोग्राफ्स की बात चल रही थी, अब काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ों को ऐड कर दिया गया है जिनके की स्पेसिमेंस लिए जा सकते हैं, जिनके सैंपल्स लिए जा सकते हैं। आगे चलते हैं हम, पर्सन्स हुज डाटा में भी कलेक्टेड। तो पहले जब बात आती थी कि किस किस का डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, तो उसमें बोला जाता था कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस सच पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजमेंट ऑफ 1 ईयर और मोर। तो पहले तो ऐसा था कि जो कन्विक्टेड किए गए हैं और अरेस्ट किए गए हैं कैसे ऑफेंसेस के अंदर जिसकी पनिशेबल है 1 साल या उससे ज़्यादा। और किसका डाटा कलेक्ट किया जाता था पहले, पर्सन्स ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस, ठीक है। और आगे है मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन अदर केसेज कलेक्शन फ्रॉम एनी अरेस्टेड पर्सन टू एड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये पहले का प्रोविजन था। अभी क्या हुआ है, तो अभी यहाँ पे बताया गया है कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंसेस, किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हुआ है, अरेस्ट हुआ है, तो उसके सैंपल्स लिए जा सकते हैं। हाउ एवर बायोलॉजिकल सैंपल्स मे बी टेकन फॉर्सिबली ओनली फ्रॉम पर्सन्स अरेस्टेड फॉर ऑफेंस अगेंस्ट ए वुमन और ए चाइल्ड और इफ द ऑफेंस कैरीज ए मिनिमम ऑफ 7 years इम्प्रिजमेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल सैंपल्स कब लिए जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात बताई गई है, ठीक है। पर्सन्स डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसके भी लिए जा सकते हैं सैंपल्स जो हैं वो, उनसे भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट फ्रॉम एनी पर्सन नॉट जस्ट एन अरेस्टेड पर्सन, कोई अरेस्टेड पर्सन ही नहीं, किसी और पर्सन से भी, किसके लिए, ऐड करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प के लिए, कुल मिला के ये सभी चीज़ें डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। अगला जो पैरामीटर है जिसके बिहाफ पे हम दोनों में परिवर्तन को देख रहे हैं 1920 और 2022 के एक्ट में, वो है पर्सन्स हु मे रिक्वायर और डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा। तो पर्सन्स हु मे रिक्वायर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, पहले कौन इंसान हुआ करता था जिसको कि डायरेक्ट किया जाता था कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए, तो पहले तो था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर सीआरपीसी
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और ऑफ रैंक सब इंस्पेक्टर और अबोव, है ना, और मजिस्ट्रेट इस ऑर्डर को दिया करते थे। अभी क्या है, अभी है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और ऑफ ए रैंक हेड कांस्टेबल और अबोव, तो इनको दिया गया है। हेड वार्डन ऑफ ए प्रिजन भी कर सकते हैं, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड बिहेवियर और पीस। तो ये सभी अब बता दिए गए हैं। पर्सन हूम में रिक्वायर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा, तो कौन डायरेक्ट करेगा कलेक्शन ऑफ डाटा को, या कौन रिक्वायर्ड होगा उस कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए, तो वहाँ पे जबकि पहले मजिस्ट्रेट डायरेक्ट किया करता था और ये जो रैंक के लोग हैं वो उसको कलेक्ट करते थे, वो उस डाटा को गैदर करते थे। वहीं पे अब जो है नया जो एक्ट है उसमें ये प्रोविजंस किए गए हैं, जिसमें आपको मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड बिहेवियर और पीस, तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन के ये आ सकती हैं चीज़ें। फाइनल जो पैरामीटर है जिसके बिहाफ पे हम दोनों के अंदर क्या परिवर्तन आया है उसको देख रहे हैं। रूल्स मेकिंग पावर विद रिगार्ड टू मैनर ऑफ कलेक्टिंग डिटेल्स ईटीसी, उसके रिगार्डिंग रूल मेकिंग पावर जो है, रूल्स मेकिंग पावर जो है वो किसके पास होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो ये पावर हुआ करती थी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी। नाउ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास इस पावर को दे दिया गया है। अब हम देख लेते हैं इस एक्ट के रिगार्डिंग की कंसर्न्स क्या क्या हैं, इस एक्ट के कंसर्न्स क्या क्या रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। तो ये एक्ट में वायोलेट राइट टू प्राइवेसी, तो ये एक्ट है जो राइट टू प्राइवेसी को वायोलेट कर सकता है। किस तरह से कर सकता है इसकी यदि हम बात करें, तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि इन्फॉर्मेशन जो कि लेनी है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन एक तरह से पर्सनल डाटा ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर आ रही है। और काफ़ी हद तक ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के अंदर इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया था पुट्टुस्वामी वाला, जिसको हम आगे देखेंगे भी, तो उसमें जो नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी स्टैंडर्ड्स जो है उसको काफ़ी हद तक ये चीज़ें मीट नहीं कर पाती हैं, तो ये वॉयलेट कर सकता है प्राइवेसी को, काफ़ी हद तक ये एक कंसर्न है। अमाउंटिंग टू फोर्सिबल एक्सट्रैक्शन, तो ये तो अमाउंटिंग टू फोर्सिबल एक्सट्रैक्शन है ही, और आपको पता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो होता है उसके लिए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 20 का जो सब क्लोज 3 है, वो आर्टिकल 20 का क्लोज 3 जो है वो क्या बोलता है, सच क्रिमिनलाइजेशन इज इन वॉयलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पे। तो इस तरह से ये फोर्सिबल एक्सट्रैक्शन भी है काफ़ी हद तक, ये बात भी यहाँ पे बताई गई है। तो यदि कोई इंसान यदि मना करता है, रेजिस्टेंस दिखाता है, रिफ्यूज करता है मेजरमेंट्स देने से, तो इसको क्रिमिनल लायबिलिटी में भी बना दिया गया है, तो इस वजह से ये एक तरह से फोर्सिबल एक्सट्रैक्शन है। अब देखते हैं कि मिसयूज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्यों बढ़ जाती हैं, तो इसमें मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं। टू बी टेकन इफ ए पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस इंक्लूडिंग पैटी ऑफेंसेस, तो किसी भी ऑफेंसेस के अंदर ये अलाउड है अब, तो इसमें ऐसी कंडीशन के अंदर मिसयूज के होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। और क्या कंसर्न है इस एक्ट के रिगार्डिंग, फर्दर देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ द डाटा कलेक्टेड, तो डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है उसको यूज किस तरह से किया जाना है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। साथ ही साथ में सच डिस्क्रिशन इज लाइकली टू रिजल्ट इन एब्यूज ऑफ लॉ एट लोअर लेवल्स एंड ओवरबर्डनिंग भी हो सकती है सिस्टम के अंदर, कुल मिला के ये भी बात बताई गई है, तो ये भी कंसर्न है। एंड सच कलेक्शन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन मास सर्विलेंस के अंदर भी जा सकता है, इसकी वजह से मास सर्विलेंस भी हो सकता है विद द डाटाबेस अंडर दिस लॉ बीइंग कंबाइंड विद द अदर डाटा सच एज दोज ऑफ द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS के साथ इसको मर्ज करके काफ़ी ज़्यादा सर्विलेंस वगैरह भी किया जा सकता है। तो ये सभी कंसर्न्स हैं किसके रिगार्डिंग, ये की कंसर्न्स हैं विद द एक्ट के रिगार्डिंग। उसके अलावा अब आगे बताया गया है कि लिमिटेशन ऑफ NCRB एंड प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग की बात यहाँ पे की गई है। तो लिमिटेशन ऑफ NCRB कैसे बताई गई कि NCRB के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं है, और NCRB इज इल इक्विपेड टू डील विद क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर ए डाटाबेस कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रपोज मेजरमेंट्स, तो इस वजह से इल इक्विपेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है NCRB का, तो ये भी एक लिमिटेशन है अपने आप में। और प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग, तो ये प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं और जो एनालिसिस है जो डेरिवेटिव्स डाटाज का रहेगा, वो काफ़ी सारे कंसर्न्स को रेज करता है, और डाटा प्रोसेसिंग भी की जा सकती है जो कि काफ़ी हद तक क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग क्रिएट करेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होंगी, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग वगैरह की जा सकती है, मतलब इस चीज़ को भी आपको देख लेना है इसमें। इंक्लूजन ऑफ द डेरिवेटिव्स डाटा जैसे एनालिसिस एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैव रेज कंसर्न्स दैट डाटा प्रोसेसिंग में गो बियॉन्ड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर मेजरमेंट फॉर प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आई हैं, बताई गई हैं। अब हम देख लेते हैं, तो इस एक्ट में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टुस्वामी केस के अंदर जो स्टैंडर्ड लेड आउट किए गए थे उनको एक तरह से नहीं फॉलो करते हैं, नहीं मीट करते हैं उनसे। वो प्रोविजंस क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे डाटाबेस जो है, सेंट्रल डाटाबेस के अंदर स्टोरेज की बात की गई है डाटा को, जो कि
वाइडली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है क्योंकि डाटा जो है वो एक्सेस किया जा सकता है वाइडली, तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि मीट नहीं कर रही है पुट्टुस्वामी केस के अंदर स्टैंडर्ड जो लेड आउट किए गए थे उनके बाद उनको। दूसरा है आगे, सेफगार्ड्स हैव बीन डाइल्यूटेड बाय लॉवरिंग द लेवल ऑफ द ऑफिशियल ऑथराइज टू कलेक्ट द डाटा। तो ऑफिसर्स जो हैं, जो ऑथराइज हैं कलेक्शन ऑफ डाटा को, उससे सेफगार्ड हैव बीन डाइल्यूट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि लोवरिंग कर दिया गया है लेवल को, जो ऑफिशियल ऑथराइज है उस स्पेक्ट्रम को बढ़ा दिया गया है, होराइजन को बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक कंसर्न है जो कि प्राइवेसी के रिगार्डिंग बनता है। एंड डाटा इज स्टोर्ड फॉर 75 ईयर्स। डाटा को 75 साल के लिए स्टोर किया जाएगा, जो कि पूरे एक लाइफ टाइम का जितना टाइम है, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए इस डाटा को स्टोर किया जा रहा है। तो कंक्लूजन की यदि हम बात करते हैं फाइनली इस पर्टिकुलर एक्ट और जो रूल्स आए हैं उसके रिगार्डिंग, तो 2022 का जो एक्ट है वो, ये तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि वेलकम पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, बिल्कुल, क्योंकि रिकमेंडेशंस भी थी मलिमत कमेटी की और भी पहले भी रिकमेंडेशंस रही है लॉ कमीशन वगैरह की। तो ये एक्ट तो जो है एक मास्टरपीस तो है, अच्छा है, वेलकम पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, टारगेटेड टुवर्ड द एडवांस प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, जो कि एडवांस प्रिजनर्स की आइडेंटिफिकेशन जो टेक्निक्स है उसके ऊपर फोकस कर रहा है, टारगेट कर रहा है, और मोर इफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रह सके इसको इंश्योर करने की ये एक्ट पर्टिकुलरली कोशिश कर रहा है। हाउ एवर, यद्यपि द 2022 एक्ट हैड गार्नेड हैवी क्रिटिसिज्म लेकिन फिर भी इसका क्या हुआ है, काफ़ी हैवी क्रिटिसिज्म ऑन बिहाफ, किस लेवल पे इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो पहले ही तो बात है, एक्सेसिव, डिसप्रोपोर्शनेट, वॉयलेटिव ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एज वेल एज रेजिंग डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स। तो देखो, थोड़ा एक्सेसिव बताया जा रहा है और हमने पहले भी देख लिया था कि क्रिटिसिज्म किस ग्राउंड के ऊपर किया जा सकता है। थोड़ा डिसप्रोपोर्शनेट भी बताया जा रहा है, वॉयलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी भी बोला जा रहा है। तो ये सभी जो है इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स हैं, बट नो डाउट ये एक अच्छा लेजिस्लेशन है। ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेशन को फास्ट करेगा, एफिशिएंट बनाएगा, और जो है न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो कि जो कि एडवांस प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो है हेल्प करेंगी, तो एडवांस प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स को यूटिलाइज किया जा सकेगा। फाइनली जो वर्ड्स हैं वो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ए लॉ दैट रेस्ट्रिक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, एक कानून जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, मस्ट बी सफिशिएंटली क्लियर एंड प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, उसकी लाइनें एकदम अच्छी तरह से ड्रॉ होनी चाहिए। किस चीज़ के अंदर, एक्सटेंट के अंदर, स्कोप के अंदर, नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस अलाउड, तो कितना इंटरफेरेंस अलाउड है, क्या इसका स्कोप है, क्या उसका एक्सटेंट है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली एकदम प्रिसाइसली उसको सफिशिएंटली क्लियर तरीके से पेश करना जरूरी है। ऐसा एक्ट जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, तभी जाके वो इफेक्टिवली और बिना मिसयूज के यूटिलाइज हो पाएगा। अलॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ द सफिशिएंट सेफगार्ड टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द पावर बाय अथॉरिटीज, और साथ ही साथ में सेफगार्ड्स भी देना जरूरी है, वो सभी सेफगार्ड्स जिससे कि प्रिवेंट किया जा सके अब्यूज ऑफ द पावर्स बाय अथॉरिटीज। यदि अब्यूज करती हैं पावर का अथॉरिटीज, मिसयूज करती हैं पावर का, तो उसके खिलाफ सेफगार्ड भी प्रोवाइड करता हो। तो फाइनली यही है, वो सभी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, सफिशिएंटली क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, उनका एक्सटेंट, स्कोप और नेचर ऑफ इंटरफेरेंस पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियरली डिमार्केटेड होना चाहिए, और सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए जिसके थ्रू की यदि अथॉरिटी जो है अब्यूज करती हैं पावर का, तो उसको रोका जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट सीपीए जो है आपका वो, और जो आपके रूल्स आए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स, इसके रिगार्डिंग ये सब कुछ था जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने बता दिया है।